की औरतें, जिसकी लेखिका है चैप्टर 2 मृदुला गर्ग। इस चैप्टर को हम कहानी के तौर से पढ़ते हैं। इसमें लेखिका बता रही है, मेरी एक नानी थी। नाउ सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेखिका बोल रही है कि मेरी एक नानी थी, सुना था लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने माँ से देखा, माँ से सुना था कि माँ की शादी होने से पहले ही उन हम लोग क्या कहते हैं, पुराने जमाने में हमारी दादी, हमारी नानी हमें कहानियां सुनाती थी। कहानियों के माध्यम से जब हम हमारी माँ खाना बनाती होती थी और हमारी दादी और नानी हमें कहानियां सुनाती थी, कुछ प्रेरणादायक, उनसे हमको सीख मिलती थी, अच्छे कार्य करने की सीख मिलती थी। कोई भी गलत कार्य करने की सलाह उन कहानियों के माध्यम से नहीं होती थी। तो वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी, बोलती थी कि ऐसा करने से ये होगा, इससे सफलता मिलेगी। ऐसे पहले दादी और नानी कहानियां सुनाती थी। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी और फिर कहती थी, बेटा मम्मी आपकी काम कर रही है, आपकी माता जी कार्य कर रही है, आओ मैं तुम लोगों को कुछ कहानी सुनाती हूँ। तो ऐसे दादी या नानी घर में जो भी बुजुर्ग होता था, वो बच्चों को कहानियां सुनाता था। की मृत्यु इनकी मम्मी की शादी होने से, यानी लेखिका की माँ की मृत्यु लेखिका की माँ की शादी के पहले ही हो चुकी थी। तो इन्होंने इन लड़कियों, ये जो लेखिका की जो 3 बेटियां हैं, उन्होंने कहानी नानी के मुंह से नहीं सुनी है और उन्होंने खुद ही कहानी बनाई और सुनी। उन्होंने अपने आप ही सुना। बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। जब वो कहानियों की सोचा कि नानी और दादी कहानी सुनाते, उसका मर्म, उसका ज्ञान, उसकी बारे में हमें पता चला। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ परदानसी औरत थी। पर मैंने पहले इतना ही सुना था कि वो परंपरावादी, रूढ़िवादी और अनपढ़, निरक्षर और पर्दा करने वाली एक महिला थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने बिलाट चले गए थे। की माँ की, यानी इन बहनों की, 3 बहनों की नानी की शादी हुई, उसके तुरंत बाद ही इनके नाना जी, यानी मृदुला जी के पिता, मृदुला लेखिका के पिताजी उन्हें छोड़कर, यानी नानी को घर पर ही छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने बिलाट चले गए, यानी वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए, है ना। रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे। इस तरह से उन्होंने इनकी नानी को छोड़ ही दिया और अपनी विलायती रीति, यानी विदेशी रहन सहन और रीति रिवाज के साथ अपनी जिंदगी का यापन करने लगे। वो वहीं पर रहने लगे। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। नानी को उनके, यानी अपने पति के, यानी मृदुला गर्ग के पिताजी की रहन सहन, जो भी वो रहते थे, उसका उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा और उनकी इच्छा, आकांक्षा जो भी हो, उसका उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की कि आप मुझे इस तरह से रहना पड़ेगा, आप मेरे हिसाब से रहिए। उन्होंने कभी उनको नहीं टोका।
पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी के फिक्र से इतना डराया कि एकदम मुंह जोर हो उठी। जब कम उम्र में नानी की कम उम्र थी और उन्होंने मौत के करीब पाया तो उनकी इकलौती बेटी लेखिका मृदुला गर्ग शादी की फिक्र ने उन्होंने चिंता, वो कह रही थी मेरी माँ को इतनी चिंता सताती थी मेरी शादी की कि वो कहती थी जैसे तैसे इस लड़की के हाथ पीले हो जाएं। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती। उन्होंने नाना जी से कहा क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी तो उन्होंने नाना जी से बोला, यानी अपने पति से बोला कि मुझे आपके जो दोस्त है ना स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम है प्यारीलाल शर्मा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो सब दंग रह गए, सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तक तो ये पर्दे में चलती थी, रीति रिवाज से चलती थी, इन्हें एकदम से क्या सूझा जो बोल रही है कि मैं आपके दोस्त से मिलना चाहती हूँ। जिस पारदर्शी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से कभी मुंह खोलकर बात नहीं की, ऐसी पारदर्शी यानी ऐसी पर्दा प्रथा वाली औरत यानी महिला जिसने कभी आज तक अपने पति से भी कभी मुंह खोलकर यानी खुलकर बात नहीं की, वो महिला आज दूसरे यानी अपने पति के दोस्त से बात करने की सलाह दे रही हैं और कह रही हैं मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलने की इजाजत दे दो। पर नाना ने वक्त की कमी पर आखिर वक्त में अजनबी से जब उनका आखिरी टाइम आ गया यानी वो जब मरने को हुई तो उनका आखिरी टाइम आया, तब उन्होंने नाना से ये बात बोली थी। तो अब वो नाना जी सोच रहे हैं कि ये अजनबी से अब क्या बात करना चाह रही हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रही। पर नाना जी यानी जो बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत गए थे, विदेश गए थे वकालत पढ़ने, तो उन्होंने देखा कि अब मेरी पत्नी मृत्यु के समीप है तो मुझे इसकी बात माननी लेनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी लाज रखी यानी उनकी इज्जत रखी और सवाल जवाब में वक्त यानी कोई सवाल जवाब अपनी पत्नी से नहीं किया और तुरंत अपने दोस्त को अपनी पत्नी से मिलवाने के लिए घर ले आए और अपनी पत्नी के सामने उनको खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा हुआ भी हैरत अंगेज था। अब जो नानी ने उनके दोस्त से बोला वो बहुत ही आश्चर्य प्रकट करने वाला माहौल था, वो देखने लायक दृश्य था। उन्होंने कहा वचन दीजिए, उन्होंने उस दोस्त प्यारेलाल से बोला मुझे आप एक वचन देंगे कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। जो मेरी बच्ची है यानी लेखिका मृदुला गर्ग, उसके लिए आप ही एक अच्छा और योग्य वर ढूंढेंगे यानी शादी के लिए एक लड़का आप ही ढूंढेंगे और आप ही इसका रिश्ता तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदाश्त से हो। मेरे पति यानी मेरे हस्बैंड वो तो यानी मेरे पति बहुत साहब हैं, अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अच्छे पद वालों के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप अपने देश के लिए लड़े हैं, मुझे ऐसा ही कोई सिपाही, देश का सिपाही हो, उसी से मेरी लड़की की शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था ऐसा जुनून होगा। ये बात उनकी पत्नी ने इस तरह से बोली तो इससे ऐसा लग रहा था ये बात ऐसे कैसे कह सकती है जो कभी भी पर्दे से बाहर निकली। अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा, यानी वो औरत जो पर्दे में रहती थी उसमें ये देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा जो मैं आज देख रहा हूँ, लेखक के पिताजी बोल रहे हैं, वो मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद
नहीं होंगे, यानी उनकी पर्सनल लाइफ, उनका निजी जीवन बहुत आजाद ख्याल का होगा। वो यहाँ आकर ही पर्दे वाली या रीति रिवाज वाली महिला बन चुकी थी। बाद में मेरी उन्होंने कहा नाना की जिंदगी में कभी दखल नहीं दिया, और उन्होंने इतनी आजाद ख्याल की होते हुए भी उन्होंने नाना जी को कभी भी उनके काम के लिए नहीं टोका, कभी उन्हें नहीं रोका, ना उनमें साझेदारी और ना ही उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कोई भाग लिया या सहभागिता की कि मैं भी आपके साथ विदेश जाऊंगी, मैं भी आपके साथ रहना चाहूंगी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जरूर जी, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से, अपने तरीके से जिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बनाया, अपनी तरीके से उन्होंने महसूस किया, अपने तरीके से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को संभाला न, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिया। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी में आज के साथ से, पारंपरिक यानी पुरानी रीति रिवाज, घरेलू मीस, घर के जो कार्यक्रम होते हैं, कार्य होते हैं, और आज के साथ से, आज की जनरेशन के हिसाब से जिंदगी जीने में क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। उनके मन में ये ख्याल था देश वक्त होगा वो अपने हिसाब से जिएगा, अपनी आजादी से जिएगा, स्वतंत्रता से जिएगा, ऐसा उनका मानना था। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। यानी मेरी माँ की शादी भी पढ़े लिखे इंसान से हो चुकी थी। उन्होंने, उनके दोस्त जो नाना जी के दोस्त थे, वो उन्होंने हमारी मम्मी की यानी हमारी माँ की शादी, मेरे पापा एक पढ़े लिखे और क्रांतिकारी लड़के थे, उनसे करवा दी। और जब आंदोलन हुआ आजादी का, तो उसमें हिस्सा लेने के अपराध में उन्होंने वो परीक्षा भी नहीं दे पाई, वो इम्तिहान में परीक्षा नहीं दे पाए, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पेशा ढीला एक नहीं था, और वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पुश्तैनी यानी पुराना पैसा जो पुरखों का होता है, जो पूर्वजों का होता है, वो ऐसा ढीला मीस का भी था उनके पास। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर में, है ना। जो माँ हमारी लेखिका कह रही हैं, तो ऊंचे ख्याल वाली थी, उन्होंने कभी भी अपने पति को ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी ऐसे कर दी है जो मुझसे कुछ मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं, वो अपने ही काम से काम रखते हैं। और उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों का पालन किया। खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, वो आजाद ख्यालों की थी, लेकिन उन्होंने तब भी गांधी के सिद्धांतों को फॉलो किया, उन्होंने उनको माना। और वो खादी की साड़ी बहुत ही वेटेड, भारी होती है, कमर चनका का, उनके कमर में भी दर्द होने लगता था उस रात भर जाकर वे उसे पहनने का, और उस साड़ी को पहनने के लिए भी उन्होंने काफी अभ्यास किया, रात भर जाकर उस साड़ी को अनवरत करती रही, और उन्हें साड़ी पहनना भी आ गया। मेरी दादी ने कहा हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छींके पर टांग ली। मेरी दादी ने, सास यानी मेरे माँ की सास ने, यानी मेरी दादी ने कहा ऐसी बहू है कि धोई पहुंची और छींके पे, यानी इसको कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता। उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, वो धो लेती थी खादी की साड़ी और फटकार के उसी छींके पर रख देती थी, फिर उसी को दोबारा से पहन लेती थी।
क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। उसकी एक खास कारण थी कि हिंदुस्तान के तमाम लोगों की, बाशिंदों में तमाम लोगों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहब यानी अक्सर लोगों से भली भांति परिचित थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते, और मेरे नाना जी वो पक्के साहब यानी बहुत बड़े अधिकारी माने जाते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, वो केवल अपने जात से यानी उनको हिंदुस्तानी कहा जाता था। बाकी चेहरे में मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। और बाकी जो भी उनका रहन सहन है, शक्ल है, सूरत है, उन सब से वो अंग्रेज ही लगते थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ये बात एक सोचने वाली थी कि हमारी आजादी की लड़ाई में जो भी जंग लड़ी यानी युद्ध लड़ा जाता था, वो सब अंग्रेजों को सबसे बड़े प्रशंसक थे। वो अंग्रेजों की हमेशा प्रशंसा करते रहते थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। ये गांधी जी, नेहरू जी, ये सब लोगों के पास लड़ने के लिए, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वो तन मन और धन से समर्पित थे। दबदबा उनके साहसी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। वो उनका रौब रुतबा अफसरों जैसा था। तो उनको एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल नाजुक है और बिल्कुल आजाद ख्यालों की है ना, ऐसी लड़की को उन्होंने इनके साथ शादी के बंधन में बांध दिया। उनके रोमांचक क्या और परिकर था। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी। नानी की एक आदत थी कि वो नाना जी, उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि नाना जी की सहमति से उन्होंने रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्मी को गाढ़ा बना चुकी, यानी जो भी कहानियां और तिलस्मी कथाएं थी दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। माँ दूसरा कारण था उनकी माँ की खुद अपनी पहचान थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली थी कि भी फरियाद से कम जादुई नहीं मालूम थी। यानी उनमें ईमानदारी भी थी, उनमें निष्पक्षता भी थी, उनमें खूबसूरती भी थी, और वो दुनियादारी यानी दुनिया के फालतू की बातों से दूर थी। हवाई काम के लिए उनकी जबान राय मांगी जाती थी। कोई ठोस कार्य होता था तभी उनके नाना जी उनकी माँ की बात सुनते थे, उनकी माँ की सलाह लेते थे और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी और उनकी बात को वो अंजाम भी देते थे। अब आप लोगों ने इतना पढ़ा चैप्टर, क्या समझ में आ रहा है? आदित्य सिंह पुष्पा, क्या समझ में आ रहा है? मैम इस चैप्टर में मैम ये समझ में आया है कि मतलब उनकी जो नानी थी, इतना पढ़ने पर ये समझ में आया कि उनकी जो नानी थी उन्होंने कभी देख नहीं पाया, लेकिन वो किस विचार की थी, किस स्वभाव की थी, इसमें ये समझ में आया है मैम। आया समझ में? यस मैम। और कौन बताएगा? हेलो मैम, और उनकी कौन नानी में बताएगा? कुलदीप, गौतम, यस बताओ मैम, कुलदीप गर्ग। यस मैम, उनकी नानी में एक घरेलू हवाई और खामोश जिंदगी गुजारने वाली थी, लेकिन उनके मन आजाद ख्याल का था। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करने को कहा जो क्रांतिकारी हो। नाना जी विलायत क्यों गए थे?
मैम वो पढ़ाई करने गए थे। बैरिस्टर की नाना पढ़ाई जी करने। विलायत बेस्ट्री पढ़ने गए थे। क्यों गए थे? मुस्कान कुशवाहा। मैम बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। वीडियो पॉज हो रही है। हाँ बताओ। मैम बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वेरी गुड। अच्छा बताओ, ये परम बाशिंदों से मतलब क्या है? हिंदुस्तान के बाशिंदा। मुस्कानी बताएगी। अब कौन है ज्वाइन कर रहा है? मुस्कान तुम नहीं बताओगी? और कौन है? नेक्स्ट स्टूडेंट बताएगा। जयदीप। हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे से मतलब क्या है? हिंदुस्तान के तमाम लोग। बाशिंदे से मतलब है लोग। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। और बताए कोई, और कौन ज्वाइन है? रोशनी। रोशनी, ढेला का मतलब क्या है? ढेला, ढेला। ढेला मीन्स क्या होता है? एक जेब में एक भी ढेला नहीं था। ढेला मीन्स। मैं बताऊं? नीलम बघेल बताओ। मैम ढेला मतलब कि किसी की उसकी जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं था। ढेला, ढेला मीन्स। मैम मैम उसकी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सब लोग बुक पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैम मैं बताऊं? बहुत गलत बात है। मैम मैं मैम मैं बताऊं? बताऊं मैम? बुक पर ध्यान दीजिए। रौनक। मैम रौनक बताओ। मैम सिक्का, ढेला मीन्स सिक्का। सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो।